हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वबेरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी भी वीडियो के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है। हर एक वीडियो जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है, बिना किसी पेमेंट के, एक पैसे का भी पेमेंट नहीं करना है। वीडियो जो है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ उन्हें बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा तैयार किया गया है जो आपके पास तक पहुंचते हैं। एक और बात है कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कुछ बुक्स और ई बुक्स तैयार की गई हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है। उस लिंक पर जाकर लिंक पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। बुक कंटेंट वाइज बहुत अच्छी बनाई गई है, साथ ही साथ उसके अलग अलग भाग बनाए गए हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट का अलग है, थ्योरी पोर्शन अलग है, मानचित्र आधारित अलग है, बहुविकल्पी प्रश्न जो है उनका अलग है। तो ये अलग अलग तरीके से प्रश्न बनाए गए हैं ताकि आप बहुत व्यवस्थित तरीके से चीजें पढ़ पाएं और अमल अगर पढ़ें, अच्छे नंबर लाएं और आगे बढ़ पाएं। क्लियर बात? तो अब बात करेंगे कि आज के वीडियो में, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक हमारा क्या होगा। तो टॉपिक होगा सत्ता की साझेदारी के रूप, है ना। सत्ता की साझेदारी के क्या रूप हो सकते हैं, इनको हमें देखना है, इनको हमें यहां पर जानना है। ये टॉपिक होगा कक्षा 10वीं के राजनीति विज्ञान का जो अध्याय 1 या पार्ट 1 है, सत्ता की साझेदारी, उसी के रूप, उसी के आखिरी टॉपिक के तौर पर हम जानेंगे साझेदारी के रूपों के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, मतलब आप सत्ता को बांट नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री के पद के 4 टुकड़े कर दूं, या ऐसा भी नहीं कर सकते कि अगर आप देखेंगे भाई किसी पद पर किसी व्यक्ति को फिक्स कर दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो क्या करें? तो इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। सत्ता की साझेदारी का विचार जो है वो सामने आता है। साझेदारी का मतलब क्या हो गया कि अब आपको मिलजुल कर, जैसे भारत को हम ले लें तो भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न वर्ग के लोग हैं, तो वो मिलजुल कर सरकार चलाएंगे। सभी लोग उसमें शामिल होंगे, सभी लोग उसमें अपनी अपनी कुछ ना कुछ बातें रखेंगे, अपना काम करने का तरीका रखेंगे। तो इस साझेदारी की बात होगी। लंबे समय से यही मानता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी एक खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति या समूहों के हाथ में रहनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जब भी एक व्यक्ति के पास आ जाएंगी ताकत, तो वो तानाशाह प्रवृत्ति का हो सकता है। इसलिए हम साझेदारी की बार बार बात करते हैं, सत्ता के विभाजन की, बंटवारे की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण की हम बार बार बात करते हैं। अगर फैसला लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। ये कारण हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक ही व्यक्ति को दे दी गई तो आप समझिए कि तानाशाही वाली बातें हो सकती हैं। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति, जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। मतलब जनता में ताकत निहित होनी चाहिए। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। जैसे आप देखें हमारे यहाँ पर ये स्वशासन की संस्थाएं कैसी हैं, तो हमने संसद बना दी। संसद में क्या होते हैं, यहाँ पर एमपीज जाते हैं जिनको आप सांसद कहते हैं, और इन सांसदों को चुनता कौन है? इन्हें जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। क्या करते हैं? जनता द्वारा निर्वाचित करते हैं। राज्यों के अंदर हमने क्या बना दी? राज्यों के अंदर हमने विधानसभाएं या विधायिकाएं बना दी, जहां पर कहीं विधानसभा है, कहीं विधायिका है ना। विधानसभा बना दी, और इसमें कौन बैठते हैं? इसके अंदर बैठते हैं एमएलए, और एमएलए का चयन भी कौन करते हैं? ये जनता के द्वारा निर्वाचित होकर जाते हैं। तो ये स्वशासन हो गया, जनता, ये स्वशासन की संस्थाएं हो गई। जनता के द्वारा चुनकर लोग भेजे गए, वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं? कुछ काम करते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति है अगर अच्छा काम कर रहा है, होशियार है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, समाज में उसकी मतलब समाज में अच्छा योगदान है, तो उसके विचारों को सम्मान दिया जाएगा। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय से आता हो, सम्मान देना चाहिए। ये लोकतंत्र की पहली खासियत होती है। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष हम लोगों को चुनते हैं, फिर वो काम करते हैं। कई सारी जगह ऐसा है, कानून बनाने का काम भी क्या होता है? जनता के पास होता है। कानून बनाना है, उनसे राय मांग ली, फिर कानून बना दिया। वो और अच्छा लोकतंत्र होगा, गड़बड़ी के चांस और कम होंगे। आप देखें सत्ता की बागडोर की एक फोटो कार्टून वाली आपकी बुक में लगाई गई है। 2005 में रूस, मतलब बाल्मीदेर, सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में है। कौन कौन है? यहाँ पर आप देख पाए कि 2005 में रूस से कुछ नए कानून बने हैं। इस कानून को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई हैं। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया।
ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और 17 में विकेंद्रीकरण में क्या संबंध है। यहाँ जिस चीज की तरफ ध्यान खींचा जा रहा है उसकी पुष्टि में क्या आप इस कार्टून को जुटा सकते हैं। ऐसे को मतलब ये क्या कह रहे हैं, इनने कुछ बदलाव किए हैं। ये पुतिन साहब है और अमेरिका के राष्ट्रपति ये बुश साहब हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं। अब आप देखें इनने बदलाव क्या किए हैं कि भाई अब लगातार एक ही पद पर ये बने रहेंगे, इनका अपोज कोई नहीं करेगा। जबकि लोकतंत्र में होता क्या है कि भाई ओपन होता है, जो आना चाहे पद पर आ सकता है। तो ये ऐसे कुछ कार्टून आप जुटा सकते हैं, ऐसा बुक में आपकी कहा गया है। जुटाना हो तो जुटा लीजिए, नहीं जुटाना हो तो मत जुटाइए, जुटा लेंगे तो अच्छी बात होगी। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, कई सारे रूप हो सकते हैं। हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करते हैं। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता को बांट देना। ये 3 ऐसे अंग बना दिए गए जिससे आप माने कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में बांट दिया। अब होता क्या है कि विधायिका कोई काम करेगी, मतलब कार्यपालिका सरकार हो गई, ये इनिशिएटिव लेती है कि भाई हमें कुछ काम करना, विधायिका में वो चीज जाएगी, सही गलत का फैसला न्यायपालिका करेगी, तो उनमें बांट दिया। ये बंटवारा कैसा है, ये इसे सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहते हैं, मतलब बराबर बराबर बांटा गया। अब क्षैतिज क्यों कहते हैं उसको हम देख लेते हैं कि क्षैतिज कहने के पीछे कारण क्या है। क्योंकि सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। सबका स्तर क्या है, एक सा है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब बराबर हैं। बराबर होने से क्या होता है कि वो किसी एक दूसरे पर मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती। तो अब क्षैतिज बंटवारे में बराबर होने पर क्या होगा, ये सभी संस्थाएं एक दूसरे पर अंकुश लगाती हैं, एक दूसरे को तानाशाह होने से रोकती हैं। ये व्यवस्था यहां पर की गई है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में हमने पढ़ते हुए देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, उपयोग जरूर करती है, लेकिन संसद के अधीन कार्य करती है ना। तो ऐसे यहां पर बांटा गया, कैसे, कार्यपालिका बना दी, न्यायपालिका बना दी, और जिसको आप क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। यहां पर हम क्या कहते हैं, इसको विधायिका कहते हैं। अब कार्यपालिका कोई काम शुरू करेगी, उस काम को कानूनी रूप कहां दिया जाएगा, यहां दिया जाएगा। उसको मान्यता कहां दी जाएगी, यहां दी जाएगी। मतलब तीनों को कुछ इस तरीके से कर दिया कि कोई ये समझ ना पाए। ऐसा समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा ना। ये ऐसा इसलिए किया गया कि इन तीनों को, है ना, इन तीनों को ये समझ में ना आए कौन हमसे बड़ा कौन हमसे छोटा। काम की शुरुआत ये करेगी, काम कंप्लीट यहां पर होगा, काम सही गलत जो है वो यहां पर होगा। अब यहां पर जज बैठेंगे, उनकी नियुक्ति इनकी सिफारिश पर होगी, और वो नियुक्ति का जो कानून होगा वो यहां बनाया जाएगा। कानून सही है या गलत है वो ये बताएंगे। तो ऐसा बराबर बराबर किया गया है, कोई समझ नहीं पा रहा कि हम ताकतवर हैं या हम कमजोर हैं, सबको बराबर रखा गया। तो ये हमने 9वीं कक्षा के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा था। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगाती है। तो अब आप क्या करें कि न्यायपालिका की जो नियुक्ति है वो कार्यपालिका कर रही है, तो अब क्या समझे, कार्यपालिका बड़ी, लेकिन न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कामों को देखती है, मतलब क्या हो गई, फिर बड़ी हो गई, तो ये बराबर आ जाती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं, जिसमें तीनों न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका क्षैतिज हैं, क्षैतिज बंटवारा किया गया है। एक दूसरे को ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो क्या है, संतुलन बना दिया, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक समान सरकार और फिर प्रांतों के लिए एक अलग, है ना, हर एक राज्य में हर एक क्षेत्र में अलग अलग सरकार। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी समान सरकार को अक्सर केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य प्रांतों को या क्षेत्रीय स्तर पर बनने वाली सरकार को क्या कहते हैं, जगह जगह पर अलग अलग नाम पर, कोई मध्य प्रदेश की सरकार, यूपी सरकार, तमिलनाडु सरकार, ऐसे नाम देते हैं। भारत में आप देखें इन्हें अलग अलग नाम देते हैं, जैसे भारत में राज्य सरकार कह रहे हैं, अलग अलग राज्यों के नाम से। कुछ देशों के अंदर इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन होती वो राज्य सरकारें हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं है, बंटवारे के कुछ अलग अलग रूप हो सकते हैं। जैसे अमेरिका का बंटवारा देखें तो वहां केंद्र के पास कम विषय हैं, राज्य के पास ज्यादा है, लेकिन पावरफुल केंद्र है। हमारे यहाँ पर बंटवारा कुछ अलग है। तो हर देश में बंटवारा उनकी परिस्थितियों के हिसाब से निर्भर करता है, कैसी परिस्थितियां हैं। कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं होती। संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ कि श्रीलंका में यह काम नहीं हुआ है ना। बेल्जियम में तो बंटवारा बहुत स्पष्ट कर दिया, लेकिन श्रीलंका में बहुत स्पष्ट नहीं किया गया। राज्य सरकारों के नीचे के स्तरों में, जिसको आप स्थानीय कह देंगे, जैसे हम जिला चले जाएं, तहसील चले जाएं, तो स्थानीय स्तर की सरकारों में भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है, वहां पर भी बंटवारा हो सकता है। जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ये सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं।
उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे ऊर्ध्वाधर बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं कि ऊपर से बढ़ता चला केंद्र, फिर राज्य, फिर जिला, फिर तहसील, फिर गांव, तो ये ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहलाया। और केंद्र के स्तर पर 3 है, जिसको आपने क्षैतिज कहा था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऐसे राज्य में भी मिलेगी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये क्या हो गया, ये क्षैतिज हो गया। और सत्ता का इस तरीके का विकेंद्रीकरण होता चला गया, इसको क्या कहेंगे, या सत्ता का जो बंटवारा होता गया उसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर वितरण कहेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार के बारे में हमने पढ़ा था और जाना था कि एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। ये व्यवस्था कर दी गई कि स्पेशली सीटें फिक्स कर दी गई ताकि दी जाए, ताकि उस समुदाय के लोग भी सामने आ सकें। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। क्लास 9th में हमने आरक्षण की बात, पॉलिटिकल पार्टीज और ये सब देखा हुआ था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझें, खुद को शासन का भाग समझें, जुड़ सकें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है, ताकि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर बात करें तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन ये सब हैं, तो हर एक धर्म का व्यक्ति वहां पर आ सकता है, उनको कुछ हिस्सेदारी दी जाती है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके के लक्ष्य कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कोई दबाव डालना, किसान समुदाय से हैं तो आप किसान हैं, आप किसान में सभी किसान होंगे, धर्म के हों, भाषा के हों, तो उनके हित चाहिए, तो सरकार पर दबाव डालने के लिए आप दबाव समूह या आंदोलन का उपयोग कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए, ताकि वो चुन सकें कि भाई हम किस सरकार को चाहते हैं। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। राजनीतिक पार्टियों वाला अगर आपको याद हो, क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है। पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंदता इसी बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में नहीं है, लोगों के मतलब एक व्यक्ति या किसी समूह के पास नहीं है, जनता के पास है। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रही है, कभी किसी पार्टी की सरकार और कभी किसी पार्टी की सरकार। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, मतलब आपको सीधे तौर पर दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं, गठबंधन कर लेती हैं मिलजुल कर, जिसको आप गठबंधन कहेंगे। 2 या अधिक पार्टियां मिलकर लड़ेंगी तब भी गठबंधन होगा, ये चुनाव के पहले है और चुनाव के बाद भी कर सकती हैं, तो गठबंधन कर लेंगे। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। ये लोग भी अपने हितों के बारे में चर्चा करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, इनको भी आप दबाव समूह के अंतर्गत मान सकते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह सत्ता में भागीदारी करते हैं, इसको दबाव समूह भी कह सकते हैं। अब क्या समझा, क्या जाना, उस पर हम बात करते हैं। सत्ता के बंटवारे कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में किसमें आते हैं। यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है, सत्ता किसके साथ साझा कर रहा है, ये बताना है। मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि तत्काल कार्यवाही करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करे। कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने की सहमति दे दी। स्थानीय मसलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि वह सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां, द यूनियन ऑन राइट फोर्सेस और लिबरल यावलोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे और सरकार बनाएंगे। नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। वे यह भी जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है।
सत्ता का साझेदार कौन और किसके साथ कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो इसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका पर अंकुश लगा रही है और सभी को साथ में लेने की बात आ रही है। यहाँ पर भी साझेदारी की बात हो रही है, कनाडा में भी हो रही है, रूस में भी इन्हें चुनाव लड़ने के पहले गठबंधन कर लिया। यहाँ पर सरकार सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है। और नाइजीरिया में भी आप देखें अलग अलग राज्यों के मंत्री इकट्ठे होकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि भाई आप बताएं। तो ये भी सत्ता के साझेदार हैं। तो ये ऐसी बातें होंगी। साझेदारी के रूपों को हमने यहाँ पर देखा है ना, कि सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है उनको हमने देखा अलग अलग, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, उद्योगपतियों के रूप में, व्यापारियों के रूप में, महिलाओं के रूप में, कमजोर वर्ग के रूप में, सबके बारे में हमने यहाँ पर देखा। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है और कोई सब्सक्रिप्शन आपको परचेज नहीं करना है। मतलब जो कंटेंट आपको मिल रहा है, हम फ्री शिक्षा के लिए तो जाने ही जाते हैं, साथ ही साथ हाई क्वालिटी, मतलब आपको जो क्वालिटी वाइज वीडियो मिलते हैं बहुत अच्छे होते हैं और फ्री होते हैं। तो इसलिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना। हम इतने सारे कोर्स ऑफर करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये वीडियो आप कहां देख सकते हैं इन सारे कोर्स के? तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी जो वेबसाइट है www.magnetbrains.com, और इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर भी आप देख सकते हैं। हमसे जुड़ने के कई सारे तरीके हैं, जैसे आप यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में आप ये बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो उसको भी वहां पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।